काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करेंगे और बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसके लिए सीएम योगी वाराणसी पहुंच चुके हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद धार्मिक रीति रिवाजों के साथ इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। इस दौरान 11 ब्राह्मणों के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में इस मूर्ति की शोभा यात्रा भी निकाली गई और उसके बाद ये मूर्ति रविवार रात को वाराणसी पहुंची। बताया जा रहा है कि 1913 में अन्नपूर्णा की मूर्ति को वाराणसी के घाट से चुरा लिया गया था और उसे कनाडा ले जाया गया था, जहां वो करीब 100 साल से एक आर्ट गैलरी में थी और पीएम मोदी ने इस मूर्ति को कुछ दिन पहले ही वापस लाए जाने की जानकारी दी थी और आज उसे फिर से वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। पवित्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो तैयारी है पूरी हो चुकी है और मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है वापस लाई जाएगी। 100 साल बाद वापस लाई जाएगी और इसको स्थापित किया जाएगा तमाम रीति रिवाजों के साथ और धार्मिक अनुष्ठान है उनके साथ इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा सजावट हुई है, बोर्ड लगाया गया है और जो तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन के अनुष्ठान है वह किए जा रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में काशी का जो गौरव है वह आएगा। पीएम मोदी ने पहल की थी और इसके बाद इस मूर्ति को विदेश से खरीद के लाया गया था, जिसके बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ इस मंदिर से जुड़े कुछ पुजारी हैं, हम इनसे बात करते हैं। इसकी पूरी कहानी क्या है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का? काशी में पहले अकाल पड़ गया था तो बाबा ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगा। उसी दिन से काशी में कोई भूखा सोता नहीं है। उसी दिन मां अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा महत्व है और उसका खजाना मिलता है। धनतेरस के दिन 3 दिन का खजाना मिलता है। वो खजाना लोग आते हैं बड़े बड़े दूर से, 3000 दूरी से आते हैं लोग, उनका खजाना ही ले लिए। तो जब ये मूर्ति चोरी हो गई थी उसके बाद पूरा धार्मिक अनुष्ठान आयोजन कैसे किया जाता था? दूसरी मूर्ति रखी हुई है, उसी मूर्ति से होता था। दूसरी मूर्ति अन्नपूर्णा मां रहे, उसी मूर्ति का पूजा होता था। यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स ने उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शानदार एयर शो की ड्रिल की। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एयर शो भी होगा। इसलिए उससे पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ड्रिल की, जिसकी कुछ शानदार झलकियां सुल्तानपुर में देखने को मिली। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके आसपास का इलाका इन विमानों की आवाज से गूंज उठा। सबसे पहले एक सुखोई फाइटर जेट तेजी से उड़ते हुए आया और एक्सप्रेसवे को चूम कर निकल गया। इसके बाद तो विमानों के टचडाउन उड़ान भरने का सिलसिला ही चल पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स के विमान लैंड करना शुरू हो गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और देखिए ये यहाँ पर देखिए ये वायुसेना की विमान है जो कि लैंड हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा तब दिखा जब सूर्यकरण की टीम ने करतब दिखाए। आसमान में तिरंगा फॉर्मेशन बनाते हुए टीम ने अपनी तैयारियों को परखा। इसके बाद नंबर आया हरकुलिस का, जो एक्सप्रेसवे पर उतरा और फिर कुछ मिनटों बाद वहां से उड़ गया। इसके बाद मिराज और दूसरे कई विमान ने भी इसी तरह एक्सप्रेसवे पर उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया। तैयारियों को देखकर ऐसा लगा कि पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के मौके पर भारतीय वायुसेना के विमान अपने सैन्य कौशल से एयर शो में 4 चांद लगा देंगे, जिसकी झलकियां भी ड्रिल में दिखाई पड़ी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था और इसके बनने से उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को फायदा होगा। इसलिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री के ही हाथों एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने का ये फैसला किया और पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे, जो लखनऊ के चांदसराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक फैला हुआ है। बताया गया कि 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर 22,494 करोड़ की लागत आई है, जिसे कोरोना महामारी के बावजूद सिर्फ 19 महीने में पूरा कर लिया गया। इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो गाड़ियां दौड़ेंगी ही, साथ ही ये यूपी का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जो लड़ाकू विमानों के उतरने लायक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से महज 4 घंटे में लखनऊ से गाजीपुर पहुंचना अब मुमकिन हो जाएगा।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत भी करेंगे और 50 एकलव्य मॉडल स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री भोपाल में तैयार वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने भोपाल दौरे की जानकारी साझा करते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दोपहर 1 बजे भोपाल में मुझे जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना के शुभारंभ और 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखने के साथ कई अन्य पहल की भी शुरुआत की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए जाने पर ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 15 नवंबर को 3 बजे फिर से विकसित किए गए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। रेलवे क्षेत्र से जुड़ी दूसरी पहल की भी शुरुआत की होगी, जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है और बताया गया कि सुरक्षा बल को वहां नवा कदाल में इलाके में संदिग्ध आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल की टीम वहां पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया और इस दौरान खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के एक जवान को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई से उनके अभियान को तगड़ा झटका लगा। खबर है कि सुरक्षा बल के अभियान से नक्सलियों का अपना नया जोन बनाने की कोशिश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। खबरों के मुताबिक नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा वाले इलाकों को अपना नया गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ वक्त से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर इस नए इलाके में जाकर बस रहे थे। इस जोन को बनाने का जिम्मा मारे गए टॉप नक्सल कमांडर के पास था, लेकिन सुरक्षा बल को इस अभियान की भनक लग गई, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन का प्लान बनाया गया और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने से उनके इस मिशन की कमर टूट गई। यूपी में सियासी घमासान तेज हो गया। यूपी की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को फिर घेरने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली में कहा था कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक और हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का भी लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एटीएस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। बताया गया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुणे पुलिस ने क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम गायकवाड़ नाम के इस शख्स पर गोसावी के साथ मिलकर लोगों को धोखाधड़ी का आरोप है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के शांतिवन में पंडित नेहरू की समाधि में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर भी श्रद्धांजलि दी गई। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सभी बोर्ड पर स्टेशन के नए नाम की प्लेट लगाई गई। एक दिन पहले ही केंद्र ने स्टेशन का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर कार्यक्रम तक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाने पर भी जोर दिया। इसमें मैसेज यही है लोगों को कि अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में अहम सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई थी।
कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी तलब की थी और जरूरी होने पर लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को कहा था। कोर्ट में आज केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को काबू में करने के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी देंगे। केजरीवाल सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रख सकती है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि दिल्ली के करीब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और इसके अलावा वहां हर तरह के निर्माण कामों पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरह वहां सरकारी और निजी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है, ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम की जा सके, जबकि कूड़ा जलाने और पराली जलाने से रोकने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। हरियाणा, पंजाब समेत पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली की वजह से दिल्ली की मुसीबत और बढ़ गई है और दिल्ली में पहले ही हवा का हाल काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिसकी तस्वीर पंजाब के अमृतसर से भी सामने आई है। वहां किसान खेत पर ही पराली को जलाते हुए नजर आए। किसानों ने सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने को पराली जलाने की मजबूरी बताया। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक लैंडफिल मचा संग्राम दूसरे दिन भी जारी रहा। लैंडफिल यानी जिस जगह कूड़े को डंप किया जाता है। एक दिन पहले यह बवाल तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे दिन भी लोगों ने उस प्रदर्शनकारी की मौत पर जमकर हंगामा किया। ट्यूनीशिया की सरकार ने अपनी पुलिस और सुरक्षा बल के कई जवानों को वहां उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे वो सब बेबस नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही कई जगहों पर खूब आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों ने हाईवे को जैम करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन उनका भी भीड़ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। असल में कई साल से इस लैंडफिल को बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे मानते हुए वहां की सरकार ने सितंबर में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद कूड़े को डंप करने के लिए नई जगह नहीं दी गई। फिर वहां इतना कूड़ा जमा हो गया कि इस लैंडफिल को दोबारा खोलना पड़ा, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोग तब भड़क गए जब एक पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार उस लड़के ने हेलमेट नहीं पहनी थी, जिससे मारपीट करने का पुलिसकर्मी पर आरोप लगा। बस फिर क्या था, इसी बात पर कुछ लोग तमतमा उठे और उन्होंने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल के आगे खड़े लड़के पर वार करता दिखा, जबकि उस मोटरसाइकिल को एक दूसरा पुलिस वाला जब्त कर थाने ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद तो वहाँ हंगामा बरप गया। इस कार्रवाई से नाराज लोग उन पुलिस वालों से तीखी बहस पर उतर आए और कार्रवाई की वजह पूछने लगे। अपराध बताओ, क्या अपराध है हमारा? धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ जमा हो गई और मामला शांत होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। इसी बीच गुस्साए लोगों ने चालान काटने की वजह नहीं बताने पर नाराजगी जाहिर की और मारपीट करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की। काफी कोशिश के बाद हंगामा शांत हो गया, लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। और मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 से 12 बजे के बीच शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रायगढ़ में उनके घर ले जाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शन होंगे और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक में रायगढ़ शहर बंद रहेगा। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर कल उनके घर रायगढ़ लाया जाएगा। शनिवार को उग्रवादियों ने आईडी धमाका कर असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी के काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे के साथ 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनके पार्थिव शरीर इम्फाल हवाई अड्डे पर लाए गए। असम राइफल्स के जवान अपने शहीद साथियों के पार्थिव शरीर को कंधों पर रखकर एयरपोर्ट तक लाए। रायपुर भेजे जाने से पहले तिरंगे से लिपटे उनके ताबूतों को हवाई अड्डे पर ही रखा गया, जहां साथी जवानों और उनके अधिकारियों ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी।
अपने साथियों और अफसर को इस तरह विदा देते हुए साथी जवान भी भावुक नजर आए। श्रद्धांजलि देने के बाद सभी ताबूतों को पूरे सम्मान के साथ दोबारा ट्रक में रखा गया ताकि अंतिम विदाई के लिए उनके घर भेजा जा सके। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके घर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेगा, जहां अपने वीर बेटे और उसके परिवार के इस तरह आने की खबर पर पूरा शहर खामोश नजर आया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी कर्नल विप्लव की शहादत पर रो रहा हो। लोगों के चेहरों पर अपने शहर के बेटे से बिछड़ने का दुख तो दिखा ही, इस कायराना हमले पर गुस्सा भी नजर आया। जो शहादत हुई है, ये जो कायराना हमला हुआ है, इसे ना देश भूलेगा ना रायगढ़ भूलेगा ना हम। उनके परिवार वालों ने बताया कि चुनौतियों से न घबराने वाले विप्लव शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। उनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। दुख और गुस्से की कुछ ऐसी ही तस्वीरें असम के बक्सा से भी सामने आई, जहां इस हमले में शहीद हुए जवान सुमन के घर मातम पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले ही छुट्टियों से लौटे सुमन भी इस हमले में शहीद हो गए। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके घर तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। साल 2007 में उनके पिता की भी उग्रवादियों ने इसी तरह जान ले ली थी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। इस म्यूजियम में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। सुबह 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करूंगा। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री भी बढ़ा तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। ब्रिटेन के मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया का औसत तापमान 2 डिग्री भी बढ़ गया तो करीब 100 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि धरती के सिर्फ 2 डिग्री गर्म होने से ही हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी और उमस में 15 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे दुनिया का लगभग हर देश इसकी चपेट में आ जाएगा। खासकर कमजोर और गरीब लोगों पर इस बदलाव की सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। यह हाल तब है जब औसत तापमान सिर्फ 2 डिग्री तक बढ़ता है। अगर यह बढ़ोतरी 4 डिग्री तक पहुंच गई तो दुनिया की आधी आबादी भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगी। गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने हत्या करने के बाद सभी के शव रस्सी से लटका दिए। इसके बाद नक्सलियों ने बम से उनके घर को भी उड़ा दिया। बताया गया कि नक्सलियों को मारे गए परिवार के लोगों पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का शक था। फांसी लटका कर उसको नाराबाजी लगाया कि यूपी के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि 16 साल की ये लड़की एक ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और फिर घर नहीं लौटी। लड़की का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की आशंका जताई। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने वालों ने आरोप लगाया कि शिल्पा और उनके पति ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की। दिल्ली के लालबाग इलाके के एक घर में सिलेंडर फटने से 17 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि सिलेंडर में धमाके के वक्त घर के अंदर कई लोग मौजूद थे। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय और इलाके के विधायक अखिलेश पति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। जो मदद होगी सब करेंगे। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इन 15 मरीजों में 11 महिलाएं, 2 आशा कार्यकर्ता और एक बच्ची भी शामिल है। इन्हें मिलाकर कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत फिर तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार बताया और इस मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। दिल्ली के एनसीआर में सब कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, सारा कुछ जितने पोल्यूशन के सोर्स है जारी रहेंगे, पराली जलती रहेगी, तो दिल्ली का जो एफर्ट है वो सारा फिर इसलिए सीमित हो जाता है।
लेकिन बीजेपी ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कोई आपने चीज़ काम दिल्ली के लिए करी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं उसके बाद आपको याद आ जाता है कि जी लॉकडाउन कर देते हैं, बच्चों का स्कूल बंद करवा देते हैं, एम्प्लॉयज़ को घर पे बिठा देते हैं। और यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले यूपी सरकार ने कोर्ट से तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने अपनी आज की सुनवाई की तारीख दी थी। इस मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी और अब तक की यूपी पुलिस की जांच से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इस मामले की जांच की निगरानी सौंपी जा सकती है। इस मामले में इल्जाम लगने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में सरकार के विरोध में जारी हड़ताल के दौरान एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। वहां की सरकार ने काले धन और टेरर फंडिंग पर रोक के नाम पर एक बेहद कड़ा कानून तैयार किया, लेकिन वहां का एक बड़ा वर्ग इस कानून के विरोध में उतर आया और हड़ताल शुरू हो गई। इसी कड़ी में सांता क्रूज नाम के शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, लेकिन उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी भी चुप नहीं बैठे और वो भी पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस वालों से धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। कई जगहों पर आगजनी भी की गई। लोगों ने पुलिस पर जानबूझकर हमला करने और उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। Paro pacíficamente en nuestra zona y cuando nos defendemos la policía nos reprime y nos ataca। इससे पहले कानून का विरोध कर रहे लोगों ने एक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने ये कानून वापस लेने की मांग की क्योंकि उन्हें डर है कि इस कानून की आड़ में सरकार कभी भी उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अफगानिस्तान में दखल के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को कमजोर करने में जुटी है। इसके लिए ISI ने वहां के छोटे जिहादी गुटों को आपस में जोड़कर उनका गठबंधन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। जिन जिहादी गुटों को ISI बरगला रहा है वो सभी कट्टर विचारधारा वाले माने जाते हैं और खबर है कि 2020 में ISI ने इस्लामिक इन्विटेशन अलायंस नाम का एक गुट भी बनाया था, जिसका मकसद अफगानिस्तान में तालिबान की जीत सुनिश्चित करना था। लेकिन अब इसी गुट की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को कमजोर बनाने में जुटी हुई है। अगर पाकिस्तान की यह साजिश कामयाब हुई तो तालिबान के अंदर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना के फैलने की रफ्तार कम होने के बाद मेक्सिको में मशहूर बलून फेस्टिवल फिर शुरू हो गया है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मेक्सिको में लंबे वक्त तक बड़े आयोजनों पर रोक थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद इस फेस्टिवल को फिर शुरू किया गया। वहां के लियोन शहर में सैकड़ों की भीड़ बलून फेस्टिवल में जुटी। लोग अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बलून लाद कर पहुंचे और इस समारोह में हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां बड़े बड़े बलून हवा में उड़ते नजर आए। काफी वक्त बाद लोग भी वहां पहुंचकर खुश नजर आए। muy bonito, súper organizado, súper limpio todo, los espacios están súper। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। आसमान सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा नजर आया। इस समारोह में दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और आसमान की ऊंचाइयां नापेंगे। झारखंड के पलामू में पुलिस ने कुछ बदमाशों को पकड़कर भरे बाजार में उनका जुलूस निकाला। आरोप है कि ये सभी बदमाश काफी वक्त से बस स्टैंड पर अवैध वसूली करते थे, लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो छापा मारकर इन सभी बदमाशों को उसने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा में बीच बाजार उनका जुलूस निकाला गया। इसके लिए पहले उन बदमाशों के हाथों को हथकड़ियां और एक बड़ी सी रस्सी से बांध दिया गया ताकि कोई फरार न हो जाए। इस दौरान एक पुलिस वाला माइक पर ऐलान भी करता दिखा कि अब इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये सब गुंडा है, आप लोग जो है से इस सब व्यक्ति को पहचान ले, किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी भरोसा दिया कि बदमाशों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जब छापेमारी की तो लोग रंगे हाथों रंगदारी वसूलते हुए पकड़े गए। बताया गया कि इन बदमाशों की शिकायत पहले भी मिली थी, लेकिन ये लोग पुलिस को चकमा देने में माहिर हो चुके थे। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी के बुलंदशहर की एक चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी। हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। कंगना के आजादी पर दिए बयान को स्वाति मालीवाल ने शहीदों का अपमान बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती की मां के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के करीब 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। पहले यहाँ कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व के दिन करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करतारपुर कॉरिडोर को कि हम सब अरदास करते हैं और आपने पहले भी खोला था, उसे दोबारा खोलिए। त्रिपुरा में मस्जिद गिराने की अफवाह पर महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है, महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? संजय राउत के बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देरी नहीं की और उसने इस हमले का रुख महाराष्ट्र सरकार की ओर मोड़ दिया। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए हैं वह पूरी तरह षड्यंत्र के तहत यह एक साजिश है। यह सारा होते समय महाराष्ट्र सरकार की खुफिया जांच एजेंसी कर क्या रही थी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर जबरदस्त धमाके से वो दहल उठी। वहां एक बस में धमाका होने से एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बताया यह भी गया कि कुछ लोगों ने बस में बम रख दिया था, जिसके बाद बस में धमाका हो गया और उसमें आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में बस लपटों से घिरी हुई दिखाई दी। धमाके की वजह से उसका मलबा दूर तक बिखर गया। भीड़ वाले इलाके में धमाका होने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि 2 लोगों ने बस में एक संदिग्ध बैग रखा हुआ था, जिसके थोड़ी ही देर बाद बस में धमाका हो गया। हालांकि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसे एक हादसा बताया। मध्य प्रदेश के रतलाम में वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए एक अनोखी पहल की गई। प्रशासन ने एक चेतावनी जारी की, जिसके तहत 1 हफ्ते तक रतलाम के जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी, उन्हें नमकीन नहीं मिलेगी। और इस अभियान से कारोबारियों को आगाह करने के लिए प्रशासन की एक टीम बाजार में निकल गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक अधिकारी और उनके साथ कुछ कर्मचारी नमकीन की दुकानों में जाकर कारोबारियों से इस मुहिम को सफल बनाने की अपील करते दिखाई दिए। वैक्सीन नहीं तो सेव नहीं, करोगे हिम्मत शहर को बचाने के लिए। नमकीन के कारोबारियों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और उसकी इस अपील को लागू करने की बात कही। इस अभियान में हम लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं। कल से ही हमारे दुकान पे हम सूचना पत्र लगा देंगे, बगैर वैक्सीनेशन के नमकीन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान एक ऑटो रिक्शा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात दिखी, जो जरूरतमंदों को कोरोना के टीके लगा रही थी। अफ्रीकी देश कैमरून में पुलिस की गोली से एक लड़की की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। वहां के बामेंडा नाम के शहर में कार्रवाई के दौरान 8 साल की वो लड़की गलती से पुलिस की गोली का शिकार हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां बवाल शुरू हो गया। गुस्साए लोग लड़की का शव लेकर सड़क पर उतर आए और मार्च शुरू कर दिया। गुस्से में भरे लोग वहां एक सरकारी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ के तेवर देख वहां तैनात अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। खबर है कि इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वहां से लपटे और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जल्द ही भीड़ दफ्तर जा पहुंची और उसे घेर लिया। कई लोग वहां भी तोड़फोड़ करते नजर आए। पहले तो वहां तैनात पुलिस ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद पुलिस को धमाका करने वाले ग्रेनेड दागने पड़े। जिस इलाके में ये घटना हुई वहां पहले भी एक ऐसी ही वारदात हो चुकी है। उस घटना के बाद भी काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब दोबारा वैसा ही हादसा होने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरियाणा में आज पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा।
हरियाणा में आज पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने वहां एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिकों ने कमीशन बढ़ाए जाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई थी। बताया जा रहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार आज कोर्ट में प्रदूषण से निपटने के उपाय बताएंगे। भोपाल में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग की पहली पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, जहां उन्होंने भजन गाए। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब जीका वायरस के कुल केस बढ़कर 125 हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 11 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में खास तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब वहां दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। राजधानी कैराकस में हुए इस खास कॉन्सर्ट में करीब 12,000 म्यूजिशियन शामिल हुए, जिन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से समा बांध दिया। इस दौरान 8,000 से ज्यादा वाद्य यंत्र एक साथ बजाए गए। इस कॉन्सर्ट को एक बड़े से मैदान में आयोजित किया गया, जहां हर म्यूजिशियन को उसकी तय जगह पर बिठाया गया। एक जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ये सभी अपने इंस्ट्रक्टर के निर्देश ठीक से समझ सके, इसके लिए उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई। फिर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, पूरा इलाका सुरीली धुनों से गूंज उठा। कहीं वायलिन ने समा बांधा तो कहीं ब्रॉस बैंड अपने जलवे बिखेरते दिखे। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद संगीतकारों के लिए तालमेल बिठाना भी आसान नहीं था, लेकिन इस चुनौती को भी आसानी से पार कर लिया गया। इस कॉन्सर्ट के लिए 12 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के संगीतकार बुलाए गए थे, जिन्होंने घंटों तक एक से बढ़कर एक धुनें बिखेरी। रात के अंधेरे में भी ये कॉन्सर्ट जारी रहा। बाद में जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रीय गीत के साथ ये समारोह खत्म हुआ, पूरा आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा उठा। अमेरिका की निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 53 स्टारलिंक उपग्रहों की नई खेप को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में ऐसे सैकड़ों उपग्रहों का मायाजाल बनाने का ये लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए 53 स्टारलिंक उपग्रहों की नई खेप को अंतरिक्ष में भेजा गया। इन उपग्रहों को उनकी कक्षा में भेजने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। करीब 230 फीट ऊंचे इस रॉकेट को फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। लॉन्च से पहले इस भारी भरकम रॉकेट को पूरी तरह तैयार किया गया। फिर जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आग की लपटें छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर तक उड़ने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और दूसरा इंजन चालू हो गया। करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद ये रॉकेट पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, जहां उसने इन सभी उपग्रहों को उनकी पहले से तय कक्षा में छोड़ दिया। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है, जो मिशन पूरा होने के बाद फिर पृथ्वी पर लौट आया और समंदर पर तैर रहे एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया।